सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे देखिए। आज का वीडियो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के ऊपर, MHN के ऊपर, और बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ केयर ऑफ मेंटली इल पेशेंट, मतलब मानसिक रूप से जो बीमार अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनके देखभाल में कौन कौन से जो है कानूनी लीगली जो है जिम्मेदारियां है, जिसको देखते हुए पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है ना। इसमें लीगली चूँकि जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं उसका दिमाग काम नहीं करता है, उसका दिमाग अपने बस में नहीं होता है, तो ऐसे में हो सकता है उसका जो है देख रेख जो है जो भी नर्स से हो या जो भी हो स्वास्थ्य टीम हो वो अपने हिसाब से जो है कभी मन करे तो करे, कभी मन करे तो ना करे। क्योंकि जो मेंटली इल पेशेंट है वो तो उससे खोजेगा पूछेगा नहीं कि आप जो है मेरा ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसका तो मन अलग ही बेकार खराब रहेगा। तो ऐसे में कुछ कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ कानूनी जिम्मेदारियां है जिसके तहत मानसिक रूप से रोगी व्यक्तियों का देखभाल किया जाता है, और ये सब जो है कानूनी रूप से ज़रूरी है। ठीक है। तब जाके जो भी केयर करने जैसे नर्स वगैरह जो भी है वो अच्छे से केयर कर पाती है, क्योंकि यह लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी पेशेंट को जो है अच्छे से ट्रीट करना। समझ गए। तो चलिए मानसिक रूप से रोगियों का देख लेते हैं कि कानूनी जिम्मेदारियां क्या क्या है। देखिए मानसिक रोगी की, देखिए यहाँ पे लिखा है कि मानसिक रोगी की अस्पताल में भर्ती करने के पश्चात यह स्वास्थ्य दल की दायित्व है कि रोगी के अधिकारों की रक्षा की जाए। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी पेशेंट होता है वो जब हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो यहाँ पे मेंटली का बात किया जा रहा है, मेंटली इल पेशेंट का, यानी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का बात हो रहा है। तो जब वैसे व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है तो जो भी हेल्थ वर्कर होते हैं, जो भी स्वास्थ्य दल होते हैं, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये दायित्व होता है कि जो पेशेंट का राइट है, जो एक ह्यूमन का कानूनी राइट है, अधिकार है, उसका रक्षा हो। रक्षा मतलब कौन कौन से अधिकार है। तो जो पेशेंट अगर हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसको क्या चाहिए, अच्छा देख रेख चाहिए, अच्छा जो है उसका स्वास्थ्य चाहिए, सुविधा चाहिए, अच्छा जो है उसको सुविधा चाहिए, बेहतर तरीक़ा से जो है देखभाल हो सके, यही सब ना उसको चाहिए। साथ में वो उसको कोई डर है, कोई दिमाग में कोई ऐसे बात चल रहा है तो उस डर को, उस भय को दूर करना, ये सब जो है यही सब ना जो है उस चाहता है हॉस्पिटल में, इसीलिए लोग न जाता है। और ये जो है आपका कानूनी जिम्मेदारी भी बनता है, जो भी स्वास्थ्य दल के चाहे नर्स हो, डॉक्टर हो, उन सबको चाहिए कि रोगी का जो अधिकार है उसका रक्षा हो। ठीक है ना। रोगी का उपचार सही व पूर्णता की जाए। जो रोगी है उसका जो है उपचार जो है सही से किया जाए और कंप्लीट किया जाए। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा छोड़कर उसे जो है अस्पताल से विदा कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। स्वास्थ्य दल में रोगी से सीधे संपर्क में अधिकांशतः नर्स रहती है, अतः नर्स की यह जिम्मेदारी होती है कि रोगी में उच्च स्तरीय देखभाल उपलब्ध कराया जाए। ठीक है। ये जो कानूनी जिम्मेदारी है कि नर्स जो होती है वो स्वास्थ्य में सीधा पेशेंट से ज़्यादा जो है नर्स ही जुड़ी रहती है, तो इसलिए नर्स का ये जिम्मेदारी बनता है कि उच्च स्तरीय देखभाल और कंप्लीट देखभाल पेशेंट को प्रदान किया जाए। और यही जो है आपका कानूनी जिम्मेदारी होता है कि पेशेंट का अच्छे से बेहतर कंप्लीट जो है ट्रीटमेंट किया जाए, उपचार किया जाए, देखभाल किया जाए। ठीक है ना। अब इसमें जो है कुछ पॉइंटें हैं जो कि ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है। मानसिक रोगी के उपचार में कुछ कानूनी जिम्मेदारियां होती है जो निम्नलिखित है। ठीक है ना। देखिए ये जिम्मेदारियां आपको ध्यान में, पॉइंट अगर ध्यान में रखते हैं ना तो चीज़ें जो है आसानी से आप लोग लिख लेंगे। ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में अगर पॉइंट का मामला आ जाए, टाइप्स का मामला आ जाए, तो पहले उस पॉइंट को, उस टाइप्स को दिमाग में रखें। जब उतना याद रहेगा तो आप चीज़ों को आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे देखिए कि कुछ कानूनी जिम्मेदारियाँ हैं मानसिक रोगियों के उपचार में। ठीक है। क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं जो कि कानूनी रूप से है, लीगली रूप से है। ऐसा नहीं है कि हाँ एक आदमी के नाते, एक हेल्थ वर्कर के नाते ये जिम्मेदारी है कि ये चीज़ करेंगे सही से। ठीक है। ऐसा नहीं है, एक कानूनी रूप से है, मैंडेटरी है, मतलब कानून भी जो है इसका क्या करता है, इस चीज़ को रोगी के लिए जो है कि अगर आप ठीक से नहीं ट्रीट करेंगे, ठीक से नहीं देखभाल करेंगे, ऐसे ही जो है बिना कंप्लीट किए हुए जो है हॉस्पिटल से विदा कर देंगे तो आपके ऊपर कानूनी प्रक्रिया जो है लग जाएगा। आप स्वास्थ्य टीम में है फिर भी
ठीक है ना। तो इसलिए कानूनी जिम्मेदारी है कि कोई भी नर्स को, कोई भी स्वास्थ्य टीम को जो है पेशेंट को अच्छे से कंप्लीट ट्रीटमेंट दे, अच्छे उच्च स्तरीय देखभाल दे, ठीक है ना। जितना हो सकता है उतना करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, समझ गए। चलिए पहला पॉइंट याद रखिएगा जिम्मेदारियां में कि उच्च स्तरीय देखभाल। पहला जिम्मेदारी याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड केयर। अब जो भी पेशेंट अस्पताल में भर्ती होता है तो उसको क्या चाहिए, उसको आवश्यकता अनुसार अच्छा देखभाल होना चाहिए, उच्च स्तरीय देखभाल होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी का केयर होना चाहिए, ठीक है ना। तो नर्स का ये जिम्मेदारी बनता है कि जो भी पेशेंट, जो भी मानसिक रूप से अस्वस्थ पेशेंट अस्पताल में भर्ती होता है तो उसका जो है केयर करे, अच्छे उच्च स्तरीय देखभाल करे, स्टैंडर्ड केयर करे, समझ गए ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नर्स को उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसीलिए पहला पॉइंट क्या है, उच्च स्तरीय देखभाल। ओके चलिए दूसरा पॉइंट देखिएगा, रोगी के अधिकारों की जानकारी लेना, नॉलेज अबाउट पेशेंट राइट, ठीक है ना। नर्स को ये जरूर रोगी की देखभाल से पहले रोगी के अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है, ठीक है ना, जिससे नर्स द्वारा रोगी के अधिकारों का हनन न हो, वह कानूनी प्रक्रिया का सामना न करना पड़े, ठीक है। देखिए एज फॉर एग्जाम्पल आप एक नर्स है, ठीक है, और जो पेशेंट भर्ती है, पेशेंट का क्या क्या राइट है, क्या क्या अधिकार है कानून में दिया गया है, पेशेंट को क्या क्या अधिकार है। अगर इस अधिकार के बारे में आप नर्स है नहीं पता है तो फिर जो है आपके ऊपर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर कंप्लेन कर देगा पेशेंट का कोई आदमी आगे तो आपके ऊपर जो है कानूनी सामना करना पड़ेगा, कार्रवाई हो सकता है आप लापरवाही करेंगे तो, ठीक है ना। तो इसलिए रोगी के अधिकारों का जानकारी लेना दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था, उच्च स्तरीय देखभाल। दूसरा पॉइंट क्या है कि कानूनी अधिकारों का जानकारी लेना, रोगी के अधिकारों का जानकारी लेना कि रोगी के लिए कौन कौन से अधिकार है, ठीक है ना। चलिए तीसरा पॉइंट देखिएगा कि रोगी या उसके संबंधियों से सहमति पत्र लेना, ठीक है। अब देखिए मानसिक रोगियों के उपचार के दौरान जो है अलग अलग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बहुत सारा थेरेपी दिया जाता है, बहुत सारे दवाइयाँ मेडिकेशन दिया जाता है, बहुत सारे मशीन लगाया जाता है। उग्र पेशेंट जो हो जाता है, जिस बहुत ज़्यादा उत्पात मचाने लगता है, जो आपात स्थिति में आ जाता है, एकदम भयंकर पागलपन हो जाता है, तो वैसे पेशेंट, वैसे मानसिक रोगियों के लिए बहुत सारे मेथड का उपयोग किया जाता है, बहुत सारे इक्विपमेंट का यूज किया जाता है करके, और जो है बहुत सारे जैसे ईसीटी देखें ना, जिसमें झटका दिया जाता है ब्रेन में इलेक्ट्रोड के माध्यम से, मशीन के माध्यम से, समझ गए ना। तो ऐसे में हो सकता है ये सब जो है, इस सब का या कोई मेडिसिन वगैरह देने से हो सकता है पेशेंट में जो है इसका जो है बुरा असर करे, दुष्परिणाम दिखाए, ठीक है ना, साइड इफ़ेक्ट दे। तो इसके लिए जो है क्या करना चाहिए, सहमति पत्र लेना जरूरी है। इन सब चीज़ों से पहले जो है पेशेंट के केयर करने या पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट चालू करने से पहले या कोई ऐसा थेरेपी चालू करने से पहले सहमति पत्र ले लेना चाहिए, ताकि अगर बाद में ये करने के बाद अगर कुछ हानियाँ होता है, कुछ दुष्परिणाम होता है, तो आपके पास जो है एक प्रूफ होना चाहिए एज ए नर्स कि हमने जो है पेशेंट के या पेशेंट के अटेंडर से जो है हमने सहमति ले रखा है कि अगर कुछ हुआ तो उसका जवाबदेही जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। इसलिए जो है रोगी या उसके संबंधियों से सहमति पत्र लेना जरूरी है, समझ गए ना। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। चलिए चौथा पॉइंट देखिए कि रोगी संबंधी जानकारी को गुप्त रखना। अब चूंकि होता यह है कि नर्स द्वारा इतिहास संग्रह, उपचार, निदान व विभिन्न विधियों से प्राप्त जानकारी को गुप्त रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके सार्वजनिक होने से रोगी को पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः नर्स द्वारा रोग की जानकारी गुप्त रखना नर्स का नैतिक कर्तव्य है, समझ गए। देखिए एक कानूनी रूप से जिम्मेदारी होता है नर्स का कि वो नर्स का रोगी का जो भी जानकारी है वो गुप्त रखे। नर्स जो है रोगी से संबंधित कोई भी जानकारी है गुप्त रखे। चूँकि रोगी जो आता है तो अपना गांव, पता, मोबाइल नंबर, एड्रेस, उसके फैमिली में कितना मेंबर है, क्या है, मतलब बहुत सारे डिटेल जो है वो साझा करते हैं, कितना इनकम है, क्या है, नहीं है, वो बहुत सारे चीज़ जो है नर्स के साथ में साझा करती है। नर्स इस चीज़ को रिकॉर्ड करके रखती है, ठीक है।
तो इस चीज़ को जो है मान गए यूजलेस करने के लिए, अनुपयोगी बनाने के लिए, या जो है इसका जो है गलत फ़ायदा उठाने के लिए हो सकता है रोगी का कोई ऐसा एंटी आदमी आ जाए, खिलाफ करने वाला आदमी आ जाए जो आपसे जो है उस रोगी का जो है डिटेल पूछे कि आप बताइए कि ये रोगी का क्या है। तो ऐसे रोगियों को जो है गुप्त रखना चाहिए, उसका कोई भी चीज़ जो है पेशेंट से के रिलेशन और पेशेंट के अलावा किसी को नहीं बताना चाहिए। समझ गए। तो ये जो है रोगी से संबंधित कोई भी जानकारी हो उसको गुप्त रखना चाहिए, नहीं तो जो है पेशेंट का आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है जानकारी को सार्वजनिक करने से। समझ गए। चलिए 5वां पॉइंट यहाँ पे देखिएगा क्या है, नैतिक जिम्मेदारी, लीगली ड्यूटी। ठीक है, किसी समय यदि नर्स को मनोरोग के कार्य को देखते हुए यदि प्रतीत हो कि इस कार्य से वह स्वयं या दूसरों को हानि पहुंचा सकता है तो नर्स द्वारा मनोरोगी को रोका जाना चाहिए। यह नर्स का नैतिक दायित्व है। ठीक है, देखिए किसी समय यदि नर्स को मनोरोगी के कार्य को देखते हुए यह प्रतीत हो कि इस कार्य से वह स्वयं या दूसरों को हानि पहुंचा सकता है तो नर्स द्वारा मनोरोगी को रोका जाना चाहिए। यह नर्स का नैतिक दायित्व है। जैसे कोई पागल व्यक्ति बहुत ज़्यादा उग्र होता है, ठीक है ना, कोई पागल व्यक्ति या कोई डिप्रेशन वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा घोर डिप्रेशन में पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा भयंकर पागलपन या उत्पात मचाने लगता है, तो नर्स को उसके एक्टिविटी को देखकर जान जाना चाहिए कि अब जो है ये उग्र हो चुका है, तो हो सकता है अपने आप को या किसी दूसरे को हानि पहुंचा दे, कुछ चला के मार दे या कुछ धारदार हथियार से खुद के ऊपर वार कर ले। तो इन सभी चीज़ों से जो है बचाना चाहिए पेशेंट को। ये नैतिक जिम्मेदारी बनता है नर्स को कि ऐसा लगे कि जो मनोरोगी है, जो मानसिक रूप से जो अस्वस्थ व्यक्ति है, वो खुद को या किसी दूसरों को हानि पहुंचा सकता है। उस कंडीशन में नर्स का एक कर्तव्य बनता है कि वह उसे रोके। यह नर्स की नैतिक दायित्व है, लीगल ड्यूटी है। समझ गए। तो 5वां पॉइंट ये हो गया। 6ठा पॉइंट क्या है, माल प्रैक्टिस को नकारना, एवॉइड माल प्रैक्टिस। ठीक है, माल प्रैक्टिस देखिए, नर्स की लापरवाही या अज्ञानता के कारण देखभाल उपचार के समय रोगी को किसी तरह का नुकसान पहुंचाना माल प्रैक्टिस कहलाता है। अतः नर्स को उपचार के समय सावधानी से काम करना चाहिए। ठीक है, देखिए माल प्रैक्टिस को नकारना, एवॉइड माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस का मतलब है कि जो अनट्रेंडेड जो नर्स होगी, जैसे कोई डिग्री कर ली लेकिन उसको जो है काम करने का नॉलेज ही नहीं है, या हो सकता है वो अपने काम करते समय जो है लापरवाही या अज्ञानता के कारण जो है जो भी इलाज कर रही है, जो भी देखभाल कर रही है, उसमें जो है रोगी को किसी तरह का नुकसान पहुँच सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे में जो है माल प्रैक्टिस को जो है रोकना चाहिए और साथ में जो है नर्स को सावधानी पूर्वक जो है काम को करना चाहिए। ठीक है, चीज़ को समझ गए। 6ठा माल प्रैक्टिस को नकारना, यानी लापरवाही अज्ञानता के कारण जो भी देखभाल के उपचार में समय रोगी को किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो उसे माल प्रैक्टिस कहते हैं। इसे नकारना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, चलिए 7वां देखिएगा यहाँ पे कि रिकॉर्ड व रिपोर्ट बनाना। नर्स का जिम्मेदारी बनता है कि जो भी पेशेंट आकर, जो भी मनोरोगी है वो आया, हॉस्पिटल में दाखिला हुआ, तो उसका जो है रिपोर्ट और रिकॉर्ड तैयार करना चाहिए। ठीक है, रिपोर्ट तैयार करना चाहिए आगे के लिए और रिकॉर्ड तैयार करके रखना चाहिए कि अगर भविष्य में कभी जो है ज़रूरी पड़ जाए तो काम में आ सके। ठीक है, चलिए 8वां पॉइंट देखिएगा। 8वां पॉइंट है अस्पताल के नियमों का पालन करना, फॉलो रूल्स ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, नर्स को अस्पताल के कानूनी नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। अब नर्स जिस भी हॉस्पिटल में काम कर रही है वहाँ पे जो है उसका कानूनी जो भी नियम है, लीगली रूल्स जो भी है, वो हॉस्पिटल के जो भी, अस्पताल के जो भी कानूनी नियम है उसका जानकारी होना नर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नर्स द्वारा रोगी व उसके संबंधियों को रोगी के भर्ती करते समय, निदान, उपचार, डिस्चार्ज करते समय विभिन्न कानूनी पहलुओं को जानकारी प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, अब नर्स द्वारा जो है रोगी या उसके संबंधी को हर एक तरीका से जो है जानकारी प्रदान करना चाहिए, भर्ती करते समय या डिस्चार्ज करते समय। ठीक है, तो ये नर्स का जो है जिम्मेदारी बनता है कि इस सब को पालन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है रोगी द्वारा अस्पताल व चिकित्सक दल के प्रति मुकदमा करने पर नर्स द्वारा विभिन्न साक्ष्य सुरक्षा ली जा सकती है, अतः नर्स उचित समय पर अपना बचाव कर सकती है। ठीक है, देखिए अब बहुत सारे कंडीशन में होता ये है कि जो पेशेंट होते हैं या पेशेंट के जो घर वाले होते हैं वो अस्पताल के या चिकित्सक दल के ऊपर मुकदमा कर देते हैं कि हमारे पेशेंट को जो है ये जानबूझ के मार दिया है या हमारे पेशेंट को जानबूझ के जो है डैमेज कर दिया है, तो गलत इल्ज़ाम लगाती है। तो ऐसे में
नर्स जो है यहाँ पे बहुत बड़ा रोल निभाती है कि वो जो भी रिकॉर्ड बना के रखी है वो रिकॉर्ड साक्ष्य को प्रस्तुत करती है पुलिस के कानून के सामने कि देखिए यहाँ पे कोई गलत नहीं ट्रीटमेंट में हुआ है, जो ट्रीटमेंट चलना चाहिए वो ट्रीटमेंट चला है, लेकिन अब मृत्यु वाले को कौन रोक सकता है। तो नर्स जो है इन पहलुओं में बहुत बड़ा जो है भूमिका निभा के और बचाव कर सकती है सबका, इसलिए नर्स जो है बहुत पुण्य करी है। समझ गए। चलिए, तो ये तो हो गया कुल 8 पॉइंट हो गया जो कि नर्सिंग जिम्मेदारियां हैं, जो कि लीगली जिम्मेदारियां हैं पेशेंट के मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के देखभाल में। 8 पॉइंट कौन कौन से हैं? उच्च स्तरीय देखभाल, उसके बाद था कि उच्च स्तरीय देखभाल के बाद जो है गुप्त जानकारी, रोगी के जानकारी को गुप्त रखना, ठीक है। उसके बाद था माल प्रैक्टिस को अवॉइड करना, नकारना, ठीक है। उसके बाद आपका था उसके बाद है उच्च स्तरीय देखभाल हो ही गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता था कि अस्पताल के नियमों का पालन करना, रिपोर्ट व रिकॉर्ड बनाना, ठीक है। उसके बाद है नैतिक जिम्मेदारी, लीगल ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद है रोगी संबंधी जानकारी को गुप्त रखना, ओके। उसके बाद है रोगी या उसके संबंधियों से सहमति पत्र लेना, और दूसरा है रोगी के अधिकारों का जानकारी लेना। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। जब पॉइंट दिमाग में याद रहेगा तो खुद से जो है चीज़ों को आप लोग लिख सकते हैं, ओके। चलिए, तो ये तो हो गया लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट के लिए कि कैसे कैसे जो है नर्स जो है लीगल जिम्मेदारी के साथ जो है देखभाल करेगी पेशेंट का, ठीक है। चलिए, अब एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हाफवे होम के बारे में बताइए, हाफवे होम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज हाफवे होम के बारे में देख लेते हैं। हाफवे होम्स को स्वास्थ्य लाभ घर या सुधार घर भी कहते हैं। यह घर अस्पताल व घर के मध्य की कड़ी होती है जहां उन व्यक्तियों को रखा जाता है जो ठीक होकर पुनः समुदाय में रहने के इच्छुक होते हैं। निम्न उद्देश्य के लिए हाफवे होम स्थापना किया जाता है, ठीक है। देख लीजिए, मरीज के आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए, रोगी के जीवन में नए कौशल को विकसित करने के लिए, रोगी के छवि में सुधार करना, रोगी के चारों ओर सृजनात्मक वातावरण तैयार करना, क्रिएटिव इन्वायरमेंटल, रोगी को अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनाना, ये सब जो है उद्देश्य है जिसके थ्रू जो है हाफवे होम स्थापना किया जाता है। तो हाफवे होम से मतलब क्या समझे? हाफवे होम का मतलब होता है, हाफवे होम्स को स्वास्थ्य लाभ घर या सुधार घर भी कहते हैं। देखिए, हाफवे जो होम होता है, होम मतलब क्या होता है? घर, और हाफवे मतलब आधा रास्ता का घर, ठीक है ना। तो हाफवे होम्स जो होता है इसको जो है सुधार या स्वास्थ्य लाभ घर कहते हैं, ठीक है। यह घर जो है अस्पताल व घर के मध्य की कड़ी होती है। मतलब ये जो होता है ना, ये हॉस्पिटल और होम के बीच का जो है ये क्या होता है? कड़ी होता है। मतलब ये हॉस्पिटल के बाद पेशेंट को एक जगह पे रखा जाता है जिस जगह का नाम है हाफवे होम। हॉस्पिटल से निकलने के बाद घर से दूर, यानी इस दोनों के बीच में एक जगह बनाकर रखा जाता है, उसे हाफवे होम कहते हैं, ठीक है। चलिए, जो ठीक होकर पुनः समुदाय में रहने के इच्छुक होते हैं, जो ठीक होने के बाद जो है पुनः समुदाय में जो है इच्छुक होते हैं रहने के, वैसे व्यक्ति को हाफवे होम में रखा जाता है, ठीक है। हाफवे होम का जो है उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति को जो है मरीज को आत्मविश्वास में वृद्धि देना, रोगी के जीवन में नए कौशल विकसित करना, मतलब नए नए स्किल सिखाना, ठीक है। रोगी छवि में अपने आप को सुधार करे, कैरेक्टर में सुधार करे, ठीक है। रोगी के चारों ओर सृजनात्मक क्रिएटिव चीज़ें जो है तैयार करना, ठीक है। और रोगी के अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी बनाना। हाफवे होम का यही काम है कि जो भी रोगी हाफवे होम में रहेगा वो अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, नए नए कौशल सीखेगा, अपने छवि को सुधारेगा, ठीक है, क्रिएटिव चीज़ें करेगा और अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी बन पाएगा। तो इसलिए जो है हाफवे होम का स्थापना किया जाता है। समझ गए चीज़ को? चलिए, हाफवे होम समझ गए कि यह लाभ घर या सुधार घर कहते हैं जो अस्पताल और घर के बीच का एक कड़ी होता है, ठीक है, जिनमें व्यक्तियों को जो है रखा जाता है और वह पुनः ठीक होकर समुदाय में रहने के लिए इच्छुक होते हैं, तो जो है उसको हाफवे होम में रखा जाता है, ठीक है। मतलब समझिए, कोई पेशेंट है अस्पताल में बहुत दिनों तक नहीं रह सकता है, ठीक है ना, अस्पताल में जो है बहुत दिनों तक नहीं रह सकता है। अस्पताल में बहुत दिनों तक एक ही पेशेंट रहेगा तो और पेशेंट कहाँ जाएगा? तो इसलिए जब पेशेंट
नॉर्मल उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, लेकिन देख रेख के लिए उसको चीज़ें चाहिए, तो उसको जो है अस्पताल से छुट्टी किया जाता है और एक ऐसा जगह रहता है जहाँ पे व्यक्ति को ले आकर घर से दूर भी रहता है और अस्पताल से भी दूर रहता है और वहाँ पे रखा जाता है ताकि व्यक्ति अपने आप के आत्मविश्वास को बढ़ाए, अपने आप को नए नए कौशल, नए नए चीज़ों को सीखे, अपने चीज़ों के बारे में जाने, वृद्धि करे। ठीक है, इन सारे चीज़ों के लिए हाफवे होम का स्थापना किया जाता है। ठीक है, अपने छवि को सुधारे, नए नए क्रिएटिव चीज़ें करे। ठीक है ना, ये सब चीज़ें होता है, बाकी अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार रहे। तो हाफवे होम के बारे में समझ गए। हाफवे होम मतलब घर का आधा, मतलब घर ही जैसा जो है अलग से एक बना होता है, जो हॉस्पिटल और घर के बीच का एक कड़ी होता है जहाँ पे पेशेंट को रखा जाता है। रखा क्यों जाता है, तो ये सब पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं, इसीलिए रखा जाता है हाफवे होम में, ताकि व्यक्ति जो है इन सब कार्यों से अपने आप को कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आत्महत्या क्या है, आत्महत्या के ढंग, कारण, प्रबंध लिखिए। ठीक है, देखिए आपसे क्वेश्चन आत्महत्या के ऊपर पूछेगा 5 नंबर में तो लिख दीजिएगा, 10 नंबर में पूछेगा फिर भी जो है लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए जो है हम लोग सुसाइड के बारे में लिखते हैं कि आत्महत्या व्यक्ति जो है कब और किस कारण करता है और आत्महत्या करने पर व्यक्ति को कैसे बचाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आत्महत्या, सुसाइड क्या होता है देख लीजिए। मनुष्य के द्वारा अकस्मात, अचानक, योजनाबद्ध तरीके से स्वयं को हानि पहुँचाना या अपना जीवन समाप्त करना आत्महत्या कहलाता है। आत्महत्या का मतलब क्या होता है कि कभी कभी व्यक्ति अपने आप को डेथ नहीं होता है व्यक्ति को, लेकिन अपने आप को हानि वो पहुंचाने की कोशिश करता है खुद से, तो वो भी तो एक आत्महत्या का ही प्रयास न हुआ। और कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है कि प्रयास करता है तो उसमें मृत्यु भी हो जाता है, तो यही जो है आत्महत्या होता है। तो मनुष्य द्वारा अकस्मात मतलब अचानक, और कोई भी आत्महत्या करता है ना तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उठा और आत्महत्या कर ला, योजना बनाता है। आत्महत्या का जो है योजना पहले माइंड में बनता है कि कैसे क्या करना है, उसके बाद जो है व्यक्ति जो है इस आत्महत्या करता है। ठीक है ना, तो मनुष्य द्वारा अचानक, योजनाबद्ध मतलब समझ गए ना, प्लानिंग तरीके से स्वयं को हानि पहुंचाना या अपने जीवन को समाप्त कर लेना आत्महत्या कहलाता है। समझ गए, मनुष्यों द्वारा अचानक से योजनाबद्ध तरीके से खुद को समाप्त कर लेना या अपने आप को हानि पहुंचाना आत्महत्या, सुसाइड कहलाता है। समझ गए ना, जब कोई सुसाइड करता है तो या तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है या उसको जो है बहुत सारे चीज़ों का हानि पहुंचता है, अगर नहीं मृत्यु होता है तो ये चीज़ें होता है। ठीक है, अब इसका जो है अलग अलग होता है, कितना फांसी लगा लेता है, कितना जाके नदी में छलांग मार देता है, डूब जाता है, कितना जो है चाकू से अपने आप को गोद लेता है, कितना जो होता है पॉइजन खा लेता है। ठीक है ना, तो ये सब जो है कितना होता है गोली अपने आप को खुद को मार लेता है। तो ये सब जो है सुसाइड का तरीका होता है। समझ गए, चलिए देख लीजिए कौन कौन से तरीके हैं जिससे सुसाइड लोग करता है। डूबना, नदी में पानी है जाके डूब जाएगा, कोई ऐसा टेंशन हुआ घर फैमिली परिवार में जाके पानी में छलांग मार देगा। ठीक है, फांसी लगाना, सुसाइड में आजकल ये आम बात होता है कि कोई व्यक्ति अपने घर में बंद कर लेता है, जाके फांसी लगा लेता है। ठीक है, गोली मार लेना खुद को, ये भी जो है एक आत्महत्या होता है। आत्महत्या मतलब अपने आत्मा को ही हत्या कर लेना, खुद से ही अपने आत्मा को, अपने जो अपना जो जीवन है उसको समाप्त कर लेना, यही जो है आत्महत्या होता है। चलती ट्रेन के आगे कूद जाना, जहर खा लेना, ठीक है, कलाई के नस से काट लेना, ये सब जो है क्या होता है आपका, ये सब जो है तरीका, ढंग है सुसाइड करने का। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, और इसका आप लोग कारण देखिए, कारण क्या है, कारण क्या होता है। तो देखिए कभी कभी पेशेंट अपने घर परिवार, कभी कभी चीज़ों से परेशान होकर, कभी कभी कुछ अपने जीवन में ऐसे घटना घटता है जिससे व्यक्ति परेशान होकर, विक्षुब्ध होकर जाकर ये सब चीज़ें गलत कदम उठा लेता है। ठीक है, कभी कभी व्यक्ति में जो है क्या होता है कि व्यक्ति का मानसिक स्थिति खराब रहता है, किसी भी प्रकार के मानसिक बीमारी से ग्रसित है, तो जब उसका मानसिक बीमारी उग्र होता है तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलता है और वो अपने आप को गलत कर बैठता है। ठीक है, तो देखिए मनोविकारी रोग मतलब जैसे मानसिक मूड डिसऑर्डर, जैसे मेंटली डिसऑर्डर कोई रोग है जैसे सिजोफ्रेनिया, ठीक है, हिस्टीरिया वाला पेशेंट, व्यक्तिगत विकार, इंडिविजुअल डिसऑर्डर, मनोविकृति, चरित्र के विकार, दवाइयाँ या शराब का अत्यधिक उपयोग। ठीक है, ये सब जो है कारण बढ़ता है आत्महत्या का। ठीक है,
ये सब मानसिक कारण है, मानसिक बीमारी वाला कारण है। हिस्टीरिया, सिजोफ्रेनिया, व्यक्तिगत विकार, चरित्र कैरेक्टर का विकार, ठीक है, कैरेक्टर का खराब होना, कैरेक्टर का, दवाइयाँ या अत्यधिक शराब का सेवन करना, ये सब जो है मानसिक विकार है, मानसिक समस्या है, ठीक है। और पारिवारिक समस्या क्या है, जैसे परीक्षा में असफल होना। आप लोग देखते होइएगा जब परीक्षा में कोई असफल हो जाता है तो सुनते होइएगा कि फलाने बच्चा 10th का 12th का जो है अपने आप को परीक्षा आत्महत्या कर लिया है असफल होने से। दहेज से पीड़ित व्यक्ति, अब देखते होइएगा ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बार बार दहेज के प्रताड़ना के लिए जो है ससुराल वाले के द्वारा गर्ल को, लड़की को जो है बार बार टॉर्चर किया जाता है और उससे जो है पीड़ित आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। किसी प्यारी चीज़ के चले जाने या खो जाने से, अब होता है कि देखते होइएगा आजकल कि बहुत सारे लड़का लड़की अपने प्यार को खो जाने में जो है क्या होता है, सुसाइड कर लेता है, ठीक है, जो कि सरासर गलत है। इसका कोई फैक्ट ही नहीं है, किसी के जिससे आपको कोई संबंध ही नहीं है, बस ये संबंध है कि जान पहचान हो चुका है, आप उसको प्यार मान लिए हैं, वो प्यार मान लिया है, और जब किसी कारण से बिछड़ जाते हैं तो गलत कदम उठा लेते हैं, सिर्फ इसलिए। बाकी आपका संबंध आपके माता पिता, भाई, आपके गांव समाज से है तो आपको उसको लेकर चलना चाहिए। ये प्यार व्यार के चक्कर में अगर कोई ऐसे काम करता है तो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख वही इंसान होता है, क्योंकि जिससे आपका कोई अभी संबंध नहीं है, कोई अभी रिलेशन नहीं है, और उसके चले जाने से जो है इस प्रकार के घटना करना सबसे बड़ी मूर्खता यही होता है, समझ गए। चलिए, धन व व्यवसायिक परेशानियां से, कोई ऐसे धन या व्यवसायिक परेशानियों होने से जो है व्यक्ति जो है तंगी आकर आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। शादीशुदा जीवन से बिछुपती व्यक्ति, ठीक है। अब शादीशुदा जीवन, शादी हो गया लेकिन पति पत्नी में बार बार अनबन हो रहा है किसी न किसी बात से लेकर, दोनों में एक दूसरे से कोई खुश नहीं है, तो ऐसे में होता है कभी कभी कि पति या पत्नी में से कोई जो है बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ और फिर जाके कोई एक सुसाइड कर लिया। तो ये जो है आपके ये सब कारण बनता है, फैमिली कारण और मानसिक का बीमारियाँ भी जो है कारण बनता है, जो कि हम लोग देख लिए, ठीक है। चलिए, अब इसका आप प्रबंध कैसे कर सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ताकि किसी आत्महत्या करने का जो कोशिश करे या कोई ऐसे व्यक्ति है जो लगे कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बेचैन है परिवार की स्थिति से, तो उसके लिए क्या क्या प्रबंध कर सकते हैं ताकि वो व्यक्ति जो है कुछ ना कर सके, बच सके आत्महत्या करने से, ठीक है। देख लीजिए, मरीज का आपातकालीन साक्षरता करना व सहानुभूति द्वारा आत्महत्या के कारणों को पता लगाना, ठीक है। अब देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा विध्वंसक हो जाता है, तो उसको जो है क्या करना चाहिए, आस्ते आस्ते आराम आराम से बात करें, उससे पूछे कि इसका कारण क्या है, आप ऐसा क्यों करने जा रहे हैं, क्या ऐसा कारण है कि आप ये स्टेप उठाने जा रहे हैं। उसके बातों को सुने, उसको जितना हो सके मीठी मीठी बातों से उसको फुसलाने का कोशिश करें, वही जो है सहानुभूति होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें करना चाहिए, समझ गए। दूसरी चीज़ें है, देखिए यहाँ पे कि मरीज का संपूर्ण मनोरोग इतिहास, साइकेट्रिक हिस्ट्री ले। अब पेशेंट अगर मानसिक रोग से ग्रसित है तो उसको क्या करे कि उसको जितना भी दवाई वगैरह चला है, कितना दिन से साइकेट्रिक है नहीं है, उन सारे चीज़ का जो है इतिहास ले, जानकारी लेना चाहिए, ठीक है। तीसरा है, मरीज की मानसिक स्थिति का परीक्षण करें। अब कोई पेशेंट जो है उसको क्या करे, इस प्रकार से स्टेप उठाने की कोशिश कर रहा है आत्महत्या वाला, तो जो है उसके मेंटल स्थिति का परीक्षण करना चाहिए, मेंटल कंडीशन का, ठीक है। चलिए, चौथा है, मरीज को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करें। मरीज को जो है बिल्कुल सुरक्षित वातावरण प्रदान करें, जहाँ पे जो है वो ज़्यादा उग्र ना हो, ज़्यादा टेंशन ना हो, ज़्यादा डिप्रेसिव ना हो, ऐसे वातावरण प्रदान करें, ठीक है। मरीज को परामर्श एवं मार्गदर्शन सेवाएं देना, मरीज को जो है हमेशा सजेस्ट करे, काउंसलिंग करे, परामर्श दे और मार्गदर्शन करे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, यदि आत्महत्या के प्रयास का कारण अधिक अवसाद पाया जाता है तो मरीज को ECT उपचार भेजना चाहिए, ठीक है। अगर पेशेंट आत्महत्या का प्रयास जो है ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन के कारण कर रहा है, सीवियर डिप्रेशन के कारण, तो जो है उसे ECT का उपचार देना चाहिए ताकि पेशेंट जो है नॉर्मल हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि मरीज को चिकित्सक की सलाह पर उपचार हो रहा हो तो उसे अवसाद रोधी औषधि दी जानी चाहिए, ठीक है। अवसाद रोधी मतलब एंटी डिप्रेसेंट दवाई देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति जो है शांत हो सके और डिप्रेशन से उबर सके, इसके लिए देना चाहिए, ठीक है। चलिए, आठवां है,
मरीज को आत्महत्या के बार बार प्रयत्न करने से रोकने हेतु कड़ी निगरानी रखें। अब जो भी पेशेंट या जो भी व्यक्ति ऐसे हरकत करता हो, पिछले बार भी कर चुका हो, कई बार कर चुका हो आत्महत्या की कोशिश, उस पर जो है विशेष निगरानी रखना चाहिए। जहाँ भी आए जाए उस पर विशेष निगरानी रखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मरीज के कमरे में धातुओं से बनी वस्तुओं जैसे ब्लेड, चाकू का शीशी आदि सामान हटा दे। अब जो भी पेशेंट मरीज है इस प्रकार से, या कोई आम व्यक्ति भी है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, बहुत ज़्यादा तंग है अपने परिवार से और वो गलत चीज़ें सोच रहा है, तो जहाँ भी रहे वहाँ से जो भी खतरनाक चीज़ें हैं उसको जो है उसके आसपास से हटा दे, क्योंकि हो सकता है वो बेचैन होकर आत्महत्या की कोशिश करे और उसके आसपास के चीज़ें जो भी मिले उससे वो अपने आप को हानि पहुँचाने का प्रयास करे, इसलिए ये सब चीज़ हटा देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दवाइयों एवं यंत्रों को रोगी के पहुंच से दूर रखें। अब बहुत सारे ऐसे यंत्र होता है, बहुत सारे ऐसे दवाई होता है जो व्यक्ति को नशा ला देता है और पॉइजन का काम करता है, तो ऐसे पॉइजनिंग दवाइयों को और यंत्रों को मरीज से दूर रखें। ठीक है, विषाक्त पदार्थों को मरीज से दूर रखें, जहरीली पदार्थों को जो है मरीज से दूर रखना चाहिए। ठीक है, मरीज के कमरे से कपड़े या बांधने वाला सामान जैसे बेल्ट, टाई आदि हटा देना चाहिए। ठीक है, अब जहाँ भी मरीज है, जो आदमी है जो आत्महत्या का प्रयास कर रहा है, उसके कमरे से जो भी बांधने वाला रस्सी, बेल्ट है या जो भी बांधने का सामान है या कपड़ा है, टाई है, ये सब को जो है हटा देना चाहिए, ताकि व्यक्ति जो है इन सबों का उपयोग करके खुद को जो है आत्महत्या न कर ले। इन सब चीज़ों को उसके पास में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये आत्महत्या का प्रबंध है, आत्महत्या का कारण भी देखे हैं और आत्महत्या करने का तरीका भी देखे, ढंग भी देखे हैं और आत्महत्या के बारे में भी देखे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से लिख दीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जो है प्यार आशीर्वाद दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।